जनवरी 1989 ईरान के धार्मिक लीडर आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी ने अपना एक डेलीगेशन मॉस्को के लिए रवाना किया। इस डेलीगेशन के हाथ सोवियत यूनियन के तत्कालीन नेता मिखाइल गोर्बाचोव के नाम एक लेटर था। इस लेटर में खुमैनी ने गोर्बाचोव को लिखा था कि अगर वो वाकई लोगों का भला करना चाहते हैं तो धर्म की तरफ लौट आएं और कम्युनिज्म को खत्म कर दें, क्योंकि इससे किसी का भला नहीं होने वाला। और अगर गोर्बाचोव ऐसा नहीं करते हैं तो सोवियत यूनियन का अंत निश्चित है। गोर्बाचोव ने इस लेटर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इस लेटर के महज 3 साल बाद 26 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन का अंत हो ही गया। हालांकि सोवियत यूनियन के विघटन से पहले ही जून 1989 को 87 साल की उम्र में खुमैनी का निधन हो गया था, लेकिन खुमैनी के चाहने वाले उन्हें भविष्यवक्ता बताते हैं। ऐसी ही एक भविष्यवाणी ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर सैयद अली हुसैनी खुमैनी ने साल 2015 में की थी, जब उन्होंने कहा था कि आने वाले 25 सालों में इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। जिसके बाद 2017 में ईरान की राजधानी तेहरान की पैलेस्टाइन स्क्वायर पर एक बड़ी सी डिजिटल स्क्रीन लगाई गई, जिस पर लिखा था 8411 दिनों में इजराइल का वजूद इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। तब से लेकर अब तक ये घड़ी इजराइल की तबाही के दिन गिन रही है। लेकिन क्या आपको पता है, इजराइल को देश के तौर पर मान्यता देने में ईरान सबसे आगे था। जब इजराइल अरब देशों से अपने वजूद के लिए जंग लड़ रहा था, तब ईरान इजराइल की तरफ खड़ा था। यहां तक कि इजराइल को क्रूड ऑयल की सप्लाई देने के लिए ईरान और इजराइल के बीच पाइपलाइन तक बिछाई गई थी। कोई वक्त था जब ईरान में इजराइल की एम्बेसी तक हुआ करती थी और दोनों मुल्कों के बीच फ्लाइट्स भी उड़ा करती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों मुल्क जो कभी दोस्त हुआ करते थे, अचानक से एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए और लगभग 45 साल की कोल्ड वॉर के बाद आज हालात यहां तक आ गए हैं कि ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। इस पूरे झगड़े में अमेरिका का क्या रोल है और इजराइल और ईरान क्यों एक दूसरे के पीछे पड़े हैं? इस वीडियो में मिलेगा आपको हर सवाल का जवाब। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट, और ये किस्सा है इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट का। इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें इस पूरे मामले को 2 टाइम जोन में बांटना होगा। पहला 1948 से 1979 तक का वक्त और दूसरा 1979 के बाद का वक्त। ये कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 से, जो 1914 से लेकर 1918 के बीच लड़ी गई थी। इस वॉर के बाद ऑटोमन अंपायर नष्ट हो चुका था, जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट पर ब्रिटेन और फ्रेंच अंपायर का कब्जा था। इस दौरान ब्रिटेन के हिस्से में आया पैलेस्टाइन। उस वक्त इजराइल नाम का कोई देश नहीं हुआ करता था। ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन पर 1919 से लेकर 1948 तक राज किया, लेकिन इस दौरान यहूदी भी इस रीजन में आकर बसना शुरू कर चुके थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हालात और खराब हो चुके थे, क्योंकि जर्मनी द्वारा उस वक्त यहूदियों पर काफी जुल्म किए गए थे। तो यहूदी पैलेस्टाइन रीजन में ज्यादा संख्या में आकर बस गए और धीरे धीरे पैलेस्टाइन में रहने वाले अरबों और यहूदियों के बीच झगड़े लगातार बढ़ते चले गए। 1947 में इस मुद्दे का हल निकालने के लिए यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल कमेटी का गठन किया गया, लेकिन यह कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि अगर पैलेस्टाइन का विभाजन होता है तो आने वाले वक्त में यह हिंसा का कारण बनेगा, जिसके चलते लाखों लोग मारे जाएंगे। उस वक्त ईरान ने इंडिया और यूगोस्लाविया के साथ मिलकर एक नया प्लान सुझाया। ईरान की राय थी कि पैलेस्टाइन को एक ही मुल्क रहने दिया जाए, जिसकी एक पार्लियामेंट हो, लेकिन यहूदियों और अरबों के लिए अलग अलग एरियाज बना दिए जाएं। असल में ईरान इस सॉल्यूशन के जरिए यहूदियों के साथ खड़े वेस्टर्न नेशंस और मिडिल ईस्ट के इस्लामिक देशों को भी खुश करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 1948 में ब्रिटेन को समझ आ चुका था कि वो अब इन झगड़ों पर काबू नहीं पा सकता, तो उसने इस रीजन से निकलने का फैसला कर लिया, जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस की सहमति से ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन को 2 भागों में बांट दिया। पहला यहूदियों के लिए इजराइल और दूसरा अरबों के लिए पैलेस्टाइन। और इस तरह 14 मई 1948 को इजराइल अस्तित्व में आया। ज्यादातर अरब देशों ने इजराइल को मान्यता देने से मना कर दिया, लेकिन उस वक्त तुर्की के बाद ईरान मिडिल ईस्ट का दूसरा ऐसा मुस्लिम देश बन गया जिसने इजराइल को मान्यता दी।
उस वक्त ईरान में मोहम्मद रजा पहलवी का शासन हुआ करता था, जिन्हें शाह ऑफ ईरान भी कहते हैं। हालांकि कहा जाता है कि जब ईरान ने इजराइल को मान्यता दी, उसी दौरान इजराइल ने पैलेस्टीनियंस को मिली काफी जमीनों पर कब्जा कर लिया और इस नरसंहार में कई पैलेस्टीनियन मारे भी गए। पैलेस्टाइन के लोग इस नरसंहार को नकबा बुलाते हैं। ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है तबाही। उस वक्त इजराइल में 2000 के करीब ईरानी रहते थे और उनके हितों की रक्षा के लिए ईरान ने इजराइल की इस हरकत पर मुंह बंद रखा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ईरान के शासक शाह पहलवी अमेरिका और यूके जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहते थे। इस वजह से भी उन्होंने इजराइल का समर्थन किया। लेकिन 1951 में ये सब बदल गया। मोहम्मद मोज़देक ईरान के प्रधानमंत्री बन गए। उस वक्त ईरान की ऑयल इंडस्ट्री पर ब्रिटेन का कब्जा था, तो उन्होंने सबसे पहले ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने का फैसला किया। उस वक्त मोज़देक के दो ही एम थे, पहला ब्रिटेन की ऑयल कंपनियों को ईरान से बाहर फेंकना और दूसरा मोहम्मद रजा पहलवी के शासन को खत्म करना। लेकिन इस दौरान भी मोज़देक ने इजराइल के साथ बड़ी चतुराई से अपने संबंध कायम रखे ताकि ईरान किसी तरह के कन्फ्लिक्ट में ना फंस जाए। उधर अमेरिका और ब्रिटेन ने मोहम्मद मोज़देक की सरकार गिराने के लिए एक शिया लीडर नवाब सफवी को आगे किया और उसने यहूदियों और इजराइल के खिलाफ मूवमेंट छेड़ दी, जिसके चलते मोज़देक घिरते चले गए और 1953 में CIA और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने मोज़देक का तख्ता पलट कर दिया। इस तख्ता पलट के बाद एक बार फिर मोहम्मद रजा पहलवी के हाथों ईरान का शासन सौंप दिया गया, जिसके बाद शाह मिडिल ईस्ट में वेस्ट के सबसे बड़े सपोर्टर बन गए और रीजन में अमेरिका के सबसे बड़े अलाय भी। जिसके बाद ईरान और इजराइल फिर एक साथ आ गए। 1970 में इजराइल और ईरान दोनों मुल्कों में एक दूसरे की एम्बेसी खुल गई और इसी दौरान इजराइल इरानियन पाइपलाइन के जरिए ईरान इजराइल का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल प्रोवाइडर भी बन गया। उस वक्त इन दोनों मुल्कों में व्यापक सैन्य एवं सुरक्षा समझौता भी था, लेकिन इस समझौते को छुपा कर रखा जाता था ताकि बाकी अरब देश नाराज ना हो जाएं। यही नहीं, उस वक्त ईरान की सुरक्षा एजेंसी सवाक को ट्रेनिंग देने का काम इजराइल की सुरक्षा एजेंसी मोसाद द्वारा किया जाता था, लेकिन यह सब खत्म होने वाला था। 1979 में ईरान में एक रेवोल्यूशन होता है, जिसके चलते मोहम्मद रजा पहलवी के शासन को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है और इस तरह जन्म होता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का, जिसके सुप्रीम लीडर बनते हैं अयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी। इसके साथ ही शुरू हो जाता है इजराइल से दुश्मनी का खेल। अपनी सरकार बनते ही खुमैनी सबसे पहले इजराइल की एम्बेसी को बंद कर वहां पैलेस्टीनियन एम्बेसी खोल देते हैं, यानी ईरान द्वारा इजराइल को देश के तौर पर मान्यता देना भी बंद कर दिया जाता है और इजराइल के साथ अपने सारे डिप्लोमेटिक टाइज भी खत्म कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि इजराइल के लिए उड़ने वाली सभी फ्लाइट्स को भी बंद कर दिया जाता है। इसके साथ ही ईरान जो इजराइल को पाइपलाइन के जरिए क्रूड ऑयल की सप्लाई करता था, उसे भी रोक दिया जाता है, यानी इजराइल पर कंप्लीट बैन। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स। असल में ईरान के लीडर्स खुद को मिडिल ईस्ट देशों के लीडर के तौर पर देखते हैं और पैलेस्टाइन का सपोर्ट करके वो आम अरब वर्ल्ड के लोगों को ये जताना चाहते हैं कि वो कमजोर के साथ खड़े हैं ताकि उनकी एक्सेप्टेंस रीजन में और बढ़ जाए। इसको आप ऐसे समझिए कि ईरान मिडिल ईस्ट का एक शिया मुस्लिम आबादी वाला देश है, जबकि पैलेस्टाइन सुन्नी मुस्लिम बहुल आबादी वाला देश। मिडिल ईस्ट में ज्यादातर मुस्लिम देश सुन्नी आबादी वाले देश ही हैं, लेकिन फिर भी पैलेस्टाइन के लिए आवाज उठाने में ईरान सबसे आगे है, और वो भी तब जब ईरान और सऊदी अरब में शिया सुन्नी का ही झगड़ा है। इससे यह साफ हो जाता है कि ईरान को पैलेस्टाइन के मुस्लिमों से ज्यादा रीजनल पॉलिटिक्स का ख्याल था। इस पूरे झगड़े का दूसरा कारण है अमेरिका। ईरान का अमेरिका से 36 का आंकड़ा है और इसके नेता अमेरिका को बड़ा दानव और इजराइल को मिडिल ईस्ट में छोटा दानव कहकर बुलाते हैं, यानी पूरा मामला पॉलिटिक्स पर ही बेस्ड है। अब आते हैं 1979 के बाद के हालातों पर।
ईरान की खुमैनी सरकार ने 1979 में रमजान के आखिरी शुक्रवार को अल कुद्स डे मनाना शुरू कर दिया। असल में ये इजराइल के जेरूशलम डे की काट है, जिसे इजराइल ने 1968 से मनाना शुरू किया था। ईरान इस दिन के जरिए पैलेस्टाइन को अपना सपोर्ट दिखाता है और इजराइल का विरोध करता है। इस दिन हर साल तेहरान में लोग पैलेस्टाइन स्क्वायर पर इकट्ठे होते हैं और इजराइल के खिलाफ नारे लगाते हैं। अल कुद्स डे के जरिए पैलेस्टाइन के मुद्दे को खुमैनी ने हवा दी ताकि अरब देशों को ईरान के साथ लाया जा सके और ईरान मिडिल ईस्ट देशों का नेता बन सके। यही नहीं, ऐसे देश जो अमेरिका के साथ थे, इस चाल के जरिए ईरान ने उन देशों को भी बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया कि देखो, हम तो पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं, लेकिन ये मुल्क अमेरिका के साथ खड़े हैं। 1979 के बाद ईरान यही नहीं रुका। ईरान ने पिछले 45 सालों में इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर स्ट्रेटजी का भी इस्तेमाल किया। उसने इजराइल के गजा में हमास के लड़ाकों की मदद की, तो दूसरी तरफ साउथ लेबनान की तरफ का एरिया जो हिजबुल्लाह के कंट्रोल में है, वहां भी ईरान उनकी मदद करता है और यमन में हूती विद्रोहियों को भी ईरान की तरफ से ही मदद मिलती है। यानी हर तरफ से ईरान इजराइल को घेरने की कोशिश में रहा है। यही कारण रहा कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर अटैक किया, तो उसके अगले ही दिन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें दागी और इजराइल से हजारों किलोमीटर दूर यमन में हूती विद्रोहियों ने इजराइल के शिप्स को रेड सी में अपना निशाना बनाया। यानी इस सब के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। हूती विद्रोहियों का तो नारा ही यही है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल और कर्स ऑन द जूस। यही नारे 7 अक्टूबर के अटैक के बाद तेहरान में भी लगाए गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान ही इजराइल को घेरता रहा है। इजराइल ने भी पिछले 45 सालों में ईरान की नाक में दम कर रखा है। इजराइल का सबसे बड़ा मिशन है ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना। 7 जून 1980 को इजराइल के एड्जियन एयरपोर्ट से 14 फाइटर जेट्स उड़ान भरते हैं और ईरान के ओजरियक न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला कर उसे नष्ट कर देते हैं। ये इजराइल की तरफ से ईरान को सबसे बड़ा झटका था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ओपेरा। ईरान का कहना है कि वो न्यूक्लियर पावर को सिविलियन यूज के लिए डेवलप करना चाहता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल इसे इजराइल के लिए खतरा मानते हैं। यही नहीं, 2010 में ईरान की नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट लैब में ईरानी साइंटिस्ट न्यूक्लियर वेपन बनाने के बिल्कुल करीब थे, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने अपने एक पावरफुल मालवेयर स्टक्सनेट के जरिए ईरान की इस पूरी लैब के कंप्यूटर्स में वायरस छोड़ दिया, जिससे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और डिले हो जाता है। हालांकि इजराइल और अमेरिका इस हमले के पीछे अपनी किसी भी तरह की भूमिका होने से इनकार करते हैं, लेकिन ईरान के पास इसके पूरे सबूत हैं। इजराइल यही नहीं रुका। इसके अलावा 2012 से 2020 के बीच ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट की संदिग्ध हत्या में भी इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का हाथ था। 2020 में ईरान के फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम कहे जाने वाले डॉक्टर मोहसिन फखरीजदे को भी गोलियों से भून दिया गया था। उनकी मौत का वाकया भी काफी अचंभे में डालने वाला था। इसके लिए एक पिकअप ट्रक पर गन और कैमरा फिट किए गए और उसे सैटेलाइट के जरिए हजारों किलोमीटर दूर से ऑपरेट किया गया। फखरुज़ादे की गाड़ी को इसी ट्रक से निशाना बनाया गया और बाद में सबूत ना बचे, इसके लिए उस पिकअप ट्रक को भी उड़ा दिया गया। इस वजह से भी ईरान और इजराइल में काफी टेंशन बढ़ गई थी। यही नहीं, 2020 में ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट में एक धमाका हुआ था। इसके लिए भी ईरान इजराइल को ही दोषी मानता है। लेकिन अब आखिरी सवाल ये उठता है कि ईरान और इजराइल जो पिछले 45 सालों से प्रॉक्सी वॉर लड़ते आ रहे थे, तो फिर अचानक ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट अटैक क्यों कर दिया? इसके पीछे की वजह बताई जा रही है इजराइल द्वारा सीरिया में ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला किया गया, जिसके बाद ही ईरान ने यह कदम उठाया। खबरों में तो यही चल रहा है, लेकिन मामला इससे काफी गंभीर है। ये कहानी शुरू होती है 2020 में अब्राहम अकॉर्ड से। अमेरिका की इंटरवेंशन से मिडिल ईस्ट के 4 देश मोरक्को, सूडान, बहरीन और यूएई इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते सुधार लेते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि ईरान एक शिया मुल्क है और अमेरिका सुन्नी देशों को इजराइल के साथ लाकर मिडिल ईस्ट में ईरान के दबदबे को कम करना चाहता है। अब कहा जा रहा था कि 2023 में अमेरिका सऊदी अरेबिया को भी इजराइल के साथ लाने में कामयाब हो गया था और इजराइल और सऊदी की दुश्मनी को भी खत्म करने
करने के लिए एक समझौता टेबल पर आने ही वाला था। लेकिन उससे पहले ही अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर अटैक कर दिया, जिससे यह समझौता टल गया। अब सऊदी एक सुन्नी बहुल मुल्क है और इजराइल जिस तरह से गजा में सुन्नी मुसलमानों को मार रहा है, इससे अब सऊदी इजराइल के करीब नहीं आ पाएगा। यानी ईरान का मकसद पूरा हो गया और अब ईरान इजराइल पर किए अटैक के जरिए अरब देशों में फिर से अपना दबदबा कायम करना चाहता है कि देखो, जब किसी भी मिडिल ईस्ट के देश ने गजा में मारे जा रहे लोगों के लिए कुछ नहीं किया, तब हमने इजराइल पर अटैक कर दिया। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि मिडिल ईस्ट में किसी को भी इंसानी जान की कोई परवाह नहीं है। ये घटिया पॉलिटिक्स है जिसमें मजलूमों की लाशों पर पैर रखकर हर कोई मिडिल ईस्ट का बेताज बादशाह बनना चाहता है। तो ये है इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट का पूरा किस्सा। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और किस्सा देखने के लिए अनकट पर सब्सक्राइब करें। किस्सा अनकट।